नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक्स इतिहास कक्षा 7 हमारी चल रही है, हमारे अतीत से किन, जिसमें आज हमारा अध्याय नंबर 5 आ चुका है। अध्याय नंबर 5 है हमारा जनजातियां, खानाबादोश और एक जगह बसे समुदाय के बारे में। यानी मध्यकाल की जितनी भी जनजातियां थी, किस प्रकार की जनजातियां थी, क्या जनजातियों के नाम थे और किस प्रकार अपने सामाजिक परिवेश में वो रहते थे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इतिहास के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ये जनजातियां जो है आज भी है, बसी हुई है, और किस प्रकार कहाँ से आई इसके बारे में पूरी डिटेल से हम जानेंगे। इसी के साथ मैं बात करूं, प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 तक सामाजिक अध्ययन की बुकों का संपूर्ण एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। मात्र 100 रुपए में ले सकते हैं अच्छी तरीके से, चाहे आप रीट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी एग्जाम की तैयारी करे हो। संपूर्ण विज्ञान, आपको पता है पशुचर्या विभाग के अंदर स्पेशल टॉपिक है सामान्य विज्ञान के अंदर। तो सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों आ जाते हैं। तो तीनों के लिए मात्र 100 रुपए में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज उपलब्ध है। ठीक है, टॉपिक मिलेंगे प्रत्येक के। और फिर ऑल एग्जाम कंपटीशन यानी 2023 का आपको करंट लेना है, इंडिया और वर्ल्ड का, आप प्रताप क्लासेस पर ले सकते हैं मात्र 50 रुपए में। सूचना सहायक के विद्यार्थियों का एग्जाम है। उसके बाद में देखिए आरपीसी आरएसएम द्वारा पूछे गए प्रश्न है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। इसी के साथ मैं बात करूं तो भारतीय राज्य व्यवस्था, स्पेशल इंडियन पॉलिटी, संपूर्ण टॉपिक पर आधारित मैंने स्पेशल तैयार की है। सभी टॉपिक होंगे इसमें और टेस्ट होंगे सारे के सारे, जो कि जैसे आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, वरिष्ठ अध्यापक की है, जैसे पीटी सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, सीईटी है, रीट है, पटवार है, एलडीसी है, कोई भी भर्ती है, जैसे पशु के अंदर भी टॉपिक राजस्थान के हैं। आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं और अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो देखिए एक टेस्ट सीरीज है फर्स्ट ग्रेड, जो साथी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें उनके लिए स्पेशल टॉपिक है समसामयिकी करंट अफेयर्स 2024 भारत और राजस्थान का। तो टॉपिक वाइज आपको मिलेगा इसमें, जो भी टॉपिक आपको प्रथम टेस्ट के अंदर दिया हुआ है, प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर, वही टॉपिक इसमें मिलेंगे मात्र 100 रुपए में। ठीक है, तो बात करते हैं हम आज के प्रश्नों की, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मध्यकालीन गौड़ समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन व कारण पर विचार कीजिए। गौड़ समाज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कथन कहता है कि मूलतः बराबरी वाला गौड़ समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया था। कारण कहता है कि गौड़ जनजाति छोटे छोटे कुलों में बंटी हुई थी। देखिए इसके बारे में हम जाने तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कथन व कारण दोनों सही है या कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन एवं कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। इसमें आंसर हो जाएगा कि कथन व कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की जो है सही व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बंटी हुई थी। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, हमने पढ़ा था अध्याय नंबर 4 दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज्य राज्य छोटे गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे। बड़े बड़े गौड़ राज्यों के उदय ने गौड़ समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों ने गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गई। गौड़ सरदारों का अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटगा के गौड़ राजा अमन दास ने संग्राम सहायक की उपाधि धारण की थी। याद रखना है आपको, गढ़ कटगा के गौड़ राजा थे अमन दास ने इस प्रकार की सहायक की उपाधि भी धारण की थी। फिर देखिए अहोम समाज के बारे में। अहोम जनजाति अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखें, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों व विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। तो देखिए इसमें बात करें तो इसमें बिल्कुल जो कथन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि लगभग सभी वयस्क जो पुरुष थे वो युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। ठीक है, तो इसमें आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, देखिए अहोम समाज में लगभग सभी पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण व सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे।
अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। ठीक है। कवियों और विद्वानों को अनुदान में भूमि दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। यह पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। सत्य असत्य कथन दिया जाएगा कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति जो है पहले किस भाषा में लिखी जाती थी? अहोम भाषा में, फिर उसे असमिया भाषा में लिखा गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? अहोम जो समाज था उसके अंदर जो खेल है वो किसे कहा जाता था? गांव को, प्रांत को, कुल को, राज्य को। तो इसमें आंसर हो जाएगा कुल जो होता था उसे खेल कहा जाता था। देखिए हम बात करते हैं मुख्य तथ्य की। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। इसमें कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकते थे। तो ठीक है, याद रखना है अहोम समाज के अंदर कुल होते थे। उन्हीं कुलों में विभाजित जो था उसे खेल कहते थे। और एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। तो इनकी ये प्रशासनिक जो है इकाइयां हैं इस प्रकार की। फिर देखिए कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था तथा 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। ऐसा कौन से थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो वो कौन थे? ये थे अहोम जनजाति थी। कौन थी? अहोम समाज के लोगों के द्वारा ये किया गया था। देखते हैं मुख्य तथ्य में। तो अगला प्रश्न देखिए, मुख्य तथ्य की बात करें तो आपको पता है कि ये देखिए 1530 के दशक में जो थे इन्होंने आते आते ये सिस्टम पूरा बना लिया था। धीरे धीरे जो है अ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कई जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था इन्होंने और बारूद और तोपों का निर्माण में सक्षम हो गए थे। फिर बात करते हैं अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक कहते थे श्रमिक को। किसको कहते थे? श्रमिक को कहते थे पाइक। याद रखना है किसमें? अहोम राज्य के अंदर। ठीक है। देखिए अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। किस पर? बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। ठीक है। फिर बात करते हैं अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? यानी कहाँ के थे ये मूल रूप से? ये म्यांमार के थे। कहाँ के थे? मूल रूप से ये म्यांमार के थे। ठीक है, याद रखना है अहोम जनजाति म्यांमार की थी मूल रूप से। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में, कौन सी? 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करने करके नए राज्य की स्थापना की थी। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7 कहता है कि 11वीं व 12वीं सदी के जनजातियों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? देखिए कुछ जनजाति परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई के कुल राजपूत मान लिए गए थे। बिल्कुल सही है। पंजाब, सिंध व उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। क्या ये बिल्कुल सही है? ठीक है, बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम को नहीं अपनाया। इस्लाम को ये सही है। हाँ, ये सही है कि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने इस्लाम को अपना लिया था। बिल्कुल सही है। इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया। तो इसमें आंसर 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन से? 1 व 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच राजपूत गोत्र की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्यों और कुछ दूसरी परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई के कुल राजपूत मान लिए गए थे। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेष कृषि वाले क्षेत्रों में धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन प्रमुख जनजातियां परिवार की ही शासक वर्ग में शामिल हो गई। जैसे पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सरहद की शक्तिशाली जनजातियों ने उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते थे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई थी। ठीक है।
आगे देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इतिहासकारों व मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में प्राप्त जानकारी दी गई थी, बिल्कुल गलत है। जनजातियां लोग अपने समृद्ध रीति रिवाजों व परंपराओं का संरक्षण वाचिक व मौखिक तरीके से करते थे, ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा इसका 2 नंबर। तो केवल 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर पीढ़ी को विरासत में मिली है। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उनकी जो रीति रिवाज है और वाचिक जो मौखिक परंपरा है, उन्हीं से ही जो है जनजातियों से पता चलता है। फिर है, गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटका राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफी मात्रा में धन कमाया गया था? कौन सा जानवर था? हाथी। ठीक है, याद रखना है कौन सा? हाथी जानवर था, ठीक है। देखिए, गढ़कटका एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने घोड़ों को हराया तो उन्होंने लूट से बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में लिए। फिर देखिए, प्रश्न नंबर 10 कहता है कि अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटगा पर हमला किया, तब उनका सामना किससे हुआ था? तो उनका सामना हुआ था रानी दुर्गावती से। किससे? रानी दुर्गावती से हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं, चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री दुर्गावती का विवाह गढ़कटगा गोंडवाना राज्य के राजा दलपत के साथ हुई थी, ठीक है। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटका पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। फिर है कि जनजातीय समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। किसके अंदर? जनजातीय समाज के संदर्भ में बात करें तो उप महाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता है। ये बिल्कुल कथन सही है, ठीक है। तो इसमें कथन 1 सही हो जाएगा, ठीक है, केवल जो है 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गौड़ राज्य गढ़कटका का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? जो गौड़ राज्य है वो गढ़कटका है, उसका उल्लेख किया गया है किसमें? अकबरनामा में। किसमें? अकबरनामा के अंदर किया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं, गौड़ जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गौड़ जनजाति के बारे में बताना है। देखिए, गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरित कृषि करते थे, ठीक है। उसके बाद गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बंटी थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राज्य, राजा या राय होता था। तो बिल्कुल दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर देखिए, प्रश्न नंबर 14, गौड़ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम क्या था? गौड़ जो राज्य थे उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम था राज्य, उसके बाद गढ़, गढ़ के बाद चौरासी और फिर बरहोत। ये क्रम याद रखना है। सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। राज्य, गढ़, चौरासी, बरहोत, ये है गौड़ राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसका क्रम था ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से ऊपर से, इस प्रकार। देखिए, गौड़ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य गढ़ों में विभाजित था। जो राज्य था वो किस में था? गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रक में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो बारह बारह गांवों को मिलाकर बनते थे, ठीक है। बंजारे लोग कौन थे? बंजारे लोग थे व्यापारी। कौन थे? बंजारे लोग थे व्यापारी। बंजारा लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। कौन थे? खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। क्या कहलाता था? टांडा। एक टांडा में कई परिवार होते थे। ये बंजारे लोग अपने साथ पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे साथ लेकर चलते थे। कई बार ये सौदागरों के द्वारा
भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने भी अपने सहस्मरण में बाजारों का जो उल्लेख किया है। तो जो बंजारे थे उनका उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलता है और जहांगीर के भी काल में मिलता है। तो खाना बदोश थे, एक व्यापारी थे ये। उनका कारवा क्या कहलाता था, टांडा कहलाता था। और टांडा में कई परिवार होते थे, पूरी गृहस्थी में बच्चे होते थे और भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, ये काम करते थे। फिर है खाना बदोश के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? खाना बदोश के संदर्भ में, ठीक है, तो देखिए खाना बदोश घुमतू लोग होते थे, बिल्कुल सही है। उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और पशु वृद्ध के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। तो इसमें कथन एक सही हो जाएगा, केवल एक बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचरी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई करते थे तथा एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त सामान की खरीदारी फरोख्त करते थे। फिर है कि जनजातियों के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में सीधा का सीधा टपकने वाला है। तो भील जनजाति, कोली जनजाति, गोंड जनजाति और कोरांगा जनजाति ये दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें मिलान करना है। देखिए भील जनजाति है पश्चिमी व मध्य भारत के अंदर, पश्चिमी व मध्य भारत के अंदर पाई जाती थी। फिर बात करें कोली जनजाति है कर्नाटक महाराष्ट्र की पहाड़ियों में। फिर हम गोंड जनजाति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है। फिर करोगा जनजाति है दक्षिण भारत के अंदर पाई जाती थी। याद रखना है भील है जो पश्चिमी और मध्य भारत में, कोली जनजाति पाई जाती थी कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में, गोंड जनजाति मध्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर, और कोरांगा जो जनजाति थी वो दक्षिण भारत में पाई जाती थी। इसके आंसर की बात करें तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोल्ली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोल्ली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा साथ ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बड़ी तादाद में फैले हुए थे। कोरांगा, वेतर, मारवाड़ जनजातियों की दक्षिण भारत में विशाल आबादी है। याद रखना ये सारे के सारे कोरांगा, वेतर और मारवाड़ जनजातियां कहाँ थी? दक्षिण भारत में विशाल में आबादी थी। और कोल्ली जनजाति कहाँ की थी? कर्नाटक और महाराष्ट्र में थी। कुछ जो है गुजरात के इलाकों में भी रहती थी। फिर जो गोंड जनजाति है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बड़ी तादाद में रहती थी। तो थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं चेर जनजातियों के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। चेर जनजाति के बारे में थोड़ा सा हमें जानना है। तो बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त किया था, बिल्कुल गलत है। इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए थे। तो इस युद्ध हुआ था तो चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए थे। तो इसमें केवल दो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा केवल दो, पहला सही है, ठीक है। तो आंसर की हो जाएगी इसमें केवल दो, तो पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा ये बादशाह वाला। आगे देखते हैं 1591 में अकबर के सेनापति मानसिंह ने चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और उस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया था। नीचे दिए गए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। फिर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। इसमें देखिए हम बात करेंगे, ये जनजाति हैं, खोकर है, बलोच है, अहोम है, चेर है। तो इन्हें ये भी मिलान करना है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जो खोखर जनजाति है वो पंजाब में रहती थी, ठीक है। फिर बलोच की बात करें तो ये थी उत्तर पश्चिमी के अंदर। अहोम जनजाति के बारे में हमने अभी चर्चा की थी। अहोम जनजाति पाई जाती है उत्तर पूर्वी भाग में, और चेर जनजाति आ गई बिहार और झारखंड के अंदर, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो 2 नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंजाब में 13वीं से 14वीं सदी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में खक्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इनके मुखिया कमाल खान
गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उत्तर पश्चिम में बलोच एक विशाल तथा शक्तिशाली जनजाति थी। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बंटे हुए थे। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो ये जनजाति हैं, जिस प्रकार शासक था, किस प्रकार रहते थे ये। तो इतने ही प्रश्न थे लगभग इस लेसन से। मैंने सारे कवर करवा दिए और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए और ऑनलाइन टेस्ट जरूर लें एनसीईआरटी की, ताकि आपको जो भी टेस्ट पढ़ रहे हो आप अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।